मेरे दोस्तों, मैं ओमकार मौर्य क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम कक्षा 12वीं का नागरिक शास्त्र का दूसरे किताब का जो फर्स्ट चैप्टर है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, इस चैप्टर को पढ़ रहे थे। और जैसा कि इस चैप्टर में हमें भारतीय राष्ट्र के निर्माण में जो मुख्य रूप से जो 3 चुनौतियां है, अखंडता, लोकतांत्रिक को बनाए रखना इत्यादि, इन चुनौतियों को हमें पढ़ना था। जिसमें हमें इस चैप्टर में पहली जो चुनौती थी, अखंडता, यानी भारत को कैसे अखंड बनाए रखे। आपने देखा कि भारत आजाद हुआ, आजादी हमें एक कीमत में मिली जिसमें भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। उसके बाद हमने अपने देश में रियासतों का विलय किया। इस तरह की हमने समस्याओं को देखा। इस तरह की समस्याओं को हमने कल जो है पढ़ लिया था। आज जो है हम भारत में राज्यों के गठन की बात करेंगे कि अब रियासतों का तो विलय तो हो गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों का विलय तो करवा लिया। अब किस तरह से भारत में जो आज आपको राज्य दिखते हैं, किस तरह से इन राज्यों का क्या गठन हुआ है, इसको जो है हम एक नजर से हम देख लेते हैं। चलिए देर ना करते हुए इन राज्यों के गठन के बारे में हम संक्षिप्त में एक जानकारी लेते हैं। तो राष्ट्र निर्माण में चुनौतियां जो अखंडता थी, आखिर किस तरह से राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां हुई। देखिए हुआ क्या कि 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ और हमने जब सभी रियासतों का जब विलय करवा लिया था, तो तो अब हुआ राज्यों का गठन हो कि नहीं हो, क्योंकि वर्ष 1911 में नागपुर अधिवेशन हुआ था। एक नागपुर अधिवेशन हुआ था जिसमें से यह निर्णय लिया गया था कि जब देश आजाद होगा तो भारत में राज्यों का आधार भाषा या भाषाई समुदाय और संस्कृति के आधार पर होगा। यानी जिस देश में एक भाषा समूह या संस्कृति के लोग रहते हैं तो क्या होगा, भाषा का आधार पर क्या राज्यों का गठन होगा। यह 1911 में नागपुर अधिवेशन में यह फैसला लिया गया था। जब देश आजाद हुआ था तो उस समय भारत पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए थे, यानी ये पाकिस्तान बना और ये जो है भारत बना। तो भारत पाकिस्तान के उस समय अगर दो टुकड़े हुए थे तो इसका एक सबसे बड़ा कारण था धर्म। क्या था? धर्म। कि धर्म की वजह से भारत पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए थे और धर्म की वजह से बहुत ज्यादा दंगा, मारपीट, हिंसा हो रही थी। तो हमारे यहाँ जो नेता थे, जैसे नेहरू थे, सरदार पटेल थे, अन्य जितने भी हमारे यहाँ देश के नेता थे, वो इस बात से डर रहे थे कि कहीं अगर हम भारत में भाषा के आधार पे राज्यों का गठन करें तो कहीं यह हमसे अलग ना हो जाए या देश की अखंडता का सवाल ना उठे, देश की अखंडता का सवाल ना उठे, कहीं देश टुकड़ों में ना बढ़ जाए, तो डरते थे। और जो साउथ इंडिया था, जो दक्षिण भारत था, जो हमारा दक्षिण भारत था, विशेषकर ये वाला क्षेत्र, मद्रास प्रांत का क्षेत्र जहाँ पर तेलुगु भाषी लोग रहते थे, इनको ऐसा डर था कि कहीं सरकार जो है हमारे ऊपर हिंदी भाषा ना थोपे, क्योंकि उस समय भारत की जो अधिकांश आबादी थी वो हिंदी बोलने वाली थी। इसीलिए इनको जो डर था कि कहीं पर जो केंद्र सरकार होगी, जो भारतीय सरकार होगी, वो हिंदी को कहीं राष्ट्रभाषा का दर्जा ना दे या हिंदी हमारे ऊपर थोपे ना। इसलिए अपने हितों के लिए, अपने विकास के लिए, अन्य चीजों के लिए ये अलग से आंध्र राज्य की मांग करते थे, अलग से आंध्र राज्य की मांग करते थे। आंध्र राज्य की ये लोग मांग करते थे और जब आंध्र राज्य की मांग करते थे तो इसका विरोध करते थे। विरोध यानी सरकार का विरोध करते थे, क्योंकि सरकार आंध्र राज्य की मांग नहीं मानती थी। वो कहते थे कि तेलुगु भाषी के आधार पर एक आंध्र राज्य का एक नाम, एक राज्य बना दिया जाए, जो कि सरकार क्या इसका विरोध कर रही थी। और जब सरकार इसका विरोध कर रही थी तो लोग जोर जोर से इसका क्या, सरकार का भी विरोध कर रहे थे, सरकार के ऊपर प्रदर्शन हो रहे थे। उस समय तेलुगु भाषी क्षेत्रों में छुटपुट कुछ हिंसाएं घटनाएं भी हो रही थी, ये सारी चीजें हो रही थी। तो सरकार ने क्या किया, वर्ष 1948 में सरकार ने क्या किया, वर्ष 1948 में एक आयोग बनाया, एक आयोग बनाया जिसको हम धर आयोग कहते हैं, धर आयोग या फजल अली आयोग, फजल अली आयोग, अली आयोग। जब लोग जोर जोर से विरोध कर रहे थे तो उस समय नेता हमारे डरे हुए थे कि क्या भाषा के आधार पर राज्य बनाए चाहिए, नहीं बनाए चाहिए। तो उन्होंने क्या, एक आयोग का गठन किया। उस आयोग को कहते हैं धर आयोग या फजल अली आयोग, क्योंकि इसके अध्यक्ष जो थे वो फजल अली आयोग थे। ये तीन लोगों की
इसमें एक अध्यक्षा थी, 3 लोग थे जो इसके नेतृत्व करते थे। तो इसको धर आयोग कहा गया था, जिसको हम फजल अली आयोग के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसके अध्यक्ष फजल अली थे। तो अब ये एक आयोग बनाया गया था, जिनको कहा गया था कि आप पूरे भारत में जो है सर्वे कीजिए, क्या निष्कर्ष ये निकलता है कि भारत में भाषाओं के आधार पर राज्यों को बनाया जा सकता है। तो इन्होंने सर्वे किया, इन्होंने देखा और इन्होंने इस बात पर सहमति दी कि भारत में क्या भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, राज्यों का निर्माण नहीं होना चाहिए। इससे देश की अखंडता संप्रभुता पर सवाल उठेगा। सवाल उठने का मतलब है कि टूट सकता है, इसलिए इन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। जब इस रिपोर्ट ने, जब धर आयोग या फजल अली आयोग ने जब ये बात कही, तो साउथ इंडिया में विशेषकर मद्रास का जो क्षेत्र था, जो तेलुगु भाषा वाला क्षेत्र था, जोर जोर से और उग्र हिंसा और विरोध प्रदर्शन होने लगा। तो अब कांग्रेस के सामने समझ में नहीं आया, नेहरू के सामने अब समझ नहीं आया कि अब करे क्या। तो इसके बाद इन लोगों ने जो है, लोगों ने फिर एक समिति बनाई, जिसको वीपीपी के जिसको कहते हैं, यानी एक और आयोग बना। इस आयोग को कहते हैं जिसमें 3 नेता थे। कौन थे? पटेल, श्रीराम अली पट्टू और नेहरू। VPVN, सो इसका मैं नाम नहीं याद रहा है आयोग का, जरा चेक कर लीजिएगा। ये एक नेता थे जिसमें जो है 3 भारत के प्रमुख नेता थे। एक नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरे नेता थे जो साउथ इंडिया के, जिनको जिनको सीता भाई पट्टा के नाम से आता है, सीता भाई रामापट्टा के नाम से जाना था, जो साउथ इंडिया के बहुत बड़े जो है क्या नेता है। और जबकि एक और व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये 3 व्यक्ति थे जिनके नेतृत्व में एक आयोग बनाया गया था, और इस आयोग ने भी यही जांच पड़ताल किया और रिपोर्ट दिया कि क्या कि हम भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाता। इससे क्या देश भर में और छुटपुट हिंसा होने लगी, मारकाट होने लगा। तो इससे दबाव में आकर हुआ क्या कि अक्टूबर 1952 में नेहरू ने यह घोषणा की, दिसंबर 1952 तक आते आते नेहरू ने क्या ये घोषणा की कि आंध्र राज्य का नाम बनेगा, यानी घोषणा कर दी कि आंध्र राज्य का क्या नाम जो है बनेगा। और 1953 में अक्टूबर 1953 में क्या हुआ, और अक्टूबर 1953 में क्या हुआ, अब इसको जान लीजिए। अक्टूबर 1953 में क्या हुआ कि एक साउथ इंडिया के एक नेता पोटी श्रीराम अल्लू, जब घोषणा नहीं हुआ था, जब यह घोषणा नहीं हुआ था कि आंध्र राज्य का तेलुगु भाषा आधार पर क्या कोई राज्य बनेगा, तो उस समय आंध्र भाषा नाम पर क्या कोई एक राज्य बने। तो पोटी श्रीराम अल्लू जो आमरण अनशन पर बैठ गए थे, यानी अनिश्चित भूख हड़ताल पर बैठ गए थे कि जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाएगी तब तक हम क्या भूख हड़ताल पर रहेंगे। और ये ये भूख हड़ताल पे बैठ गए थे, और लगभग 51 से 52 दिन तक ये निश्चित भूख हड़ताल पर रहे। उसके बाद क्या इनकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के साथ हिंसा और उग्र हो जाती है, कुछ समझ नहीं आता। उसके बाद क्या नेहरू आते हैं और एक घोषणा करते हैं, क्या घोषणा करते हैं कि जो है भारत में भाषा के आधार पर क्या राज्यों का गठन होगा। और अक्टूबर 1953 में, और क्या वर्ष 1953 में आंध्र राज्य बना, और आंध्र राज्य बना। तेलुगु भाषा के आधार पर क्या आंध्र राज्य का गठन हुआ। और जब आंध्र राज्य का गठन हुआ तो अन्य जो भाषा थे, अन्य भाषाई जो राज्य थे वो भी मांग करने लगे कि जैसे कि कन्नड़ भाषी के लिए कर्नाटका बनाया जाए, तमिल भाषियों के लिए तमिलनाडु बनाया जाए, गुजराती को गुजरात बनाया जाए, महाराष्ट्र को लिए महाराष्ट्र बनाए। इस तरह की मांग उठने लगी। तो अब समझ नहीं है क्या किया जाए। तो इसके लिए वर्ष 1956 में इसके लिए क्या हुआ, भारत सरकार ने वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया। इसके लिए सरकार ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया। उसके बाद राज्य सरकार ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया, जिसके तहत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का क्या गठन किएगा। इसके साथ क्या भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का राज्य पुनर्गठन
अधिनियम के माध्यम से किया गया था। तो 1953 में आंध्र राज्य बना। फिर वापस 1956 में क्या हुआ, आंध्र आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश और केरल राज्य का गठन किया गया। ध्यान दीजिए 1953 में आंध्र राज्य का मान्यता दी गई कि आंध्र राज्य का नाम होगा, लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया तो 1956 में आंध्र प्रदेश और केरल राज्य का क्या गठन किया गया था। तो इन सभी का गठन किया गया था। इस तरह से क्या इन दो राज्यों का गठन किया गया था। इस चीज को जो है आप जो है नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप जो है इसका ले सकते हैं। तो आप याद रखिएगा धारा आयोग, फजल अली आयोग, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, और 1953 में आंध्र राज्य बना और 1956 में आंध्र प्रदेश और केरल का पुनर्गठन किया गया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे भारत में और सारे राज्यों का क्या गठन होते गया, जैसे कि वर्ष 1960 तक गुजरात, वर्ष 1960 तक जैसे वर्ष 1960 तक क्या था, गुजरात और महाराष्ट्र ये क्या, ये एक राज्य होते थे। ये क्या एक राज्य जो होते थे, एक राज्य होते थे। और 1960 में क्या है, इनको दो राज्य का दर्जा दे दिया गया, यानी गुजरातियों के लिए गुजरात और महाराष्ट्रियों के लिए क्या महाराष्ट्र बनाया गया। उसी के साथ साथ पंजाब हरियाणा का जो क्षेत्र था 1956 से क्या यहाँ भी मांग चल रही थी कि हमको भी हिंदी भाषा के लिए हरियाणा और पंजाबी भाषा के लिए पंजाब बनाया जाए। और 1966 में क्या हुआ, हरियाणा और पंजाब राज्य का पुनर्गठन हुआ। एक राज्य हरियाणा और एक राज्य क्या पंजाब का गठन हुआ। और फिर बाद में उन दोनों राज्यों के लिए केंद्र शासित जो वर्तमान में चंडीगढ़ है उसको लेकर विवाद हुआ कि चंडीगढ़ किसको मिले। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसके साथ साथ दोनों राज्यों की राजधानी भी बनाई गई कि चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा का हाईकोर्ट भी होगा, चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा का राजधानी भी होगा, प्लस वो एक केंद्र शासित भी प्रदेश होगा। इस बात को आप याद रखिए। तो इस तरह से राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था और भारत में राज्यों के आधार पर गठन होते गया। तो इस तरह से ये जो राज्यों का गठन किया गया, ये किसके आधार पर किया है, भाषाई समरूपता और संस्कृति के आधार पर, कि एक संस्कृति और भाषा समरूपता है तो इन राज्यों का 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ। आगे चल के कुछ अन्य छोटे छोटे अन्य राज्यों का भी गठन हुआ। कैसे गठन हुआ, जैसे आगे चलकर जो है आपका ये जो आपका है, मान लीजिए ये आपका मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना। फिर आपका ये बिहार है तो बिहार से अलग होकर झारखंड बना। फिर उत्तर प्रदेश है आपका, उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश से यूपी बना। तब देख सकते हैं कि झारखंड मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का अलग होना, बिहार से झारखंड का अलग होना, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का अलग होना, ये जो है भारत में कुछ नए राज्य भी बने। इसके साथ साथ 2 जून वर्ष 2014 से आंध्र प्रदेश से तेलंगाना एक अलग राज्य बना, एक अलग राज्य बना। यानी 2 जून जो है 2 जून वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना जो है एक अलग राज्य बना। तो इस तरह से भारत में क्या हुआ, राज्यों का पुनर्गठन हुआ। और तत्कालीन समय में भारत में जो है आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस बात को जो है आप नोट कर लीजिएगा, इसको भूलिएगा मत। और एक बात मैं आप लोगों को दोस्तों बता दूं, बहुत जरूरी बात यह है कि राष्ट्र निर्माण में जो 3 चुनौतियां थी, अखंडता, संविधान, लोकतंत्र को बनाए रखना, तो पहली चुनौती को इसमें हम पहले चैप्टर में ही पढ़ना था कि अखंडता कैसे बनाए। दूसरी चुनौती हो सकता है हमको दूसरे चैप्टर में पढ़ना पड़े। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है और मैं उम्मीद करूंगा ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहा होगा और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा
और हमारे चैनल ओमकार मौर्य क्लासेस और टेलीग्राम चैनल ओमकार मौर्य क्लासेस साथ आप जुड़ सकते हैं। पीटीएफ पाने के लिए ओमकार मौर्य क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए और इसको जो है आप नोट करते हुए आप लोग चलिएगा।